Hello everyone, this is Gaurav Tripathi and you're watching the Geography Today. यूपी पीएससी के आरओ एग्जामिनेशन के लिए हम लगातार जो PYQs हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और आज ही क्लास में हम उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आपकी एक और क्लास PYQs की डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एग्जामिनेशन आपका आने वाला है उसमें PYQs का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि PYQs एक फ्रेम होते हैं, एक इंडिकेटर होते हैं कि आपका एग्जामिनेशन पेपर कैसा आता है। तो अगर वो टॉपिक आप लगातार प्रिपेयर कर रहे हैं और उनके सारे टॉपिक्स प्रिपेयर किए हुए हैं, एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बहुत आसानी से आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? आंसर देखते हैं। जब भी कभी ये क्वेश्चन आए कि डेथ वैली किसका एग्जाम्पल है, मृत घाटी किसका एग्जाम्पल है, तो वो हमेशा से रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। रिफ्ट वैली के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मृत घाटी के एग्जाम्पल्स में एक तो डेथ वैली, दूसरा डेड सी टू अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इसके अलावा राइन नदी की घाटी, राइन नदी घाटी, ये भी क्या है? ये भी रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे बैकाल लेक जो है वो भी रिफ्ट का ही एग्जाम्पल है। बैकाल झील, बैकाल झील है, ये भी रिफ्ट का, तो ये सब रिफ्ट के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं एक एक करके कि कैलिफोर्निया की ये जो मृत घाटी है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और रिफ्ट वैली क्या होता है। पहले हम देखते हैं कैलिफोर्निया में ये जो डेथ वैली है, डेथ वैली या मृत घाटी, ध्यान दीजिएगा ये मृत घाटी है जो कहां पे है? जो कैलिफोर्निया के ईस्टर्न पार्ट में है। ये है नॉर्दर्न अमेरिका और नॉर्दर्न अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में है। ये ध्यान रखिएगा कहां पे है? ईस्टर्न पार्ट में है। ये नॉर्दर्न अमेरिका है और इस नॉर्दर्न अमेरिका में ये कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया के ईस्टर्न पार्ट में यही है डेथ वैली। डेथ वैली एक गहरा भाग है, ठीक, और कैसे बना हुआ है? ये रिफ्ट है। क्या है? रिफ्ट है। दूसरी खास बात, ये सेकेंड हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ वर्ल्ड, विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा टेम्परेचर यही रिकॉर्ड किया गया है। पहला लीबिया के अल अजीजिया में 57 डिग्री के आसपास और दूसरा 56 प्लस 57 से थोड़ा ही कम रिकॉर्ड किया गया है। कहां पे? इस डेथ वैली में, जो कहां पे है? जो कैलिफोर्निया के ईस्टर्न पार्ट में है। तीसरी खास बात कि यहां पे मोजावे, यहीं पास में ही आपको मोजावे डेजर्ट, यानी ये एक क्या है? इतना टेम्परेचर होगा तो ड्राई एरिया होगा ना, क्लियर? तो ये डेथ वैली रिफ्ट वैली का एग्जांपल है। ये उसकी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि डेथ वैली जो कि एक रिफ्ट वैली है, रिफ्ट घाटी बनता कैसे है? जब भी कभी आएगा रिफ्ट, रिफ्ट वैली जब भी आए, या भ्रंश घाटी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी अंतरजात बल से बनती है। पहली खास बात क्या है कि जब भी रिफ्ट वैली बनेगी तो वो क्या होगा? वो अंतरजात बल या इंडोजेनिक फोर्स। किससे बनेगी? अंतरजात बल। यानी आप, ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आप बैठे हुए हैं, इस सरफेस के नीचे से जो फोर्स लगता है उसे हम अंतरजात बल कहते हैं। और उस अंतरजात बल में नीचे से जो फोर्सेस लगते हैं उसका पहला दो तरह के बल होंगे। एक होगा जिसे हम कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव यानी दबाव, कंप्रेसिव यानी दबाव की शक्ति। और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं टेंशनल फोर्स यानी तनाव की शक्ति। तो जब तनाव की शक्ति आती है या टेंशनल फोर्स आता है तब बीच में एक क्रैक बनता है। जब ऐसे दो पैरेलल क्रैक बन जाएं, ये एक, ये दूसरा, एक क्रैक ये, एक क्रैक ये, अब ये दो क्रैक है ना, तो इन दोनों क्रैक मतलब यहां पे फॉल्ट से मतलब है,
इन दोनों फॉल्ट में अगर ये बीच का भाग नीचे आ जाएगा तो कंडीशन कैसी हो जाती है? कंडीशन ऐसी हो जाती है। कंडीशन कैसे होती है? ऐसे हो जाती है। अब ये भाग नीचे आ गया, ये जो नीचे वाला भाग होता है ना, इसे कहते हैं रिफ्ट वैली। और ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन, या हिंदी में कहते हैं भ्रंशोद पर्वत। और ये क्या है? भ्रंश घाटी। ध्यान दीजिएगा, ये जो मूवमेंट होता है ना, ये हमेशा एक प्लेन के सहारे होता है, इसे फॉल्ट प्लेन कहते हैं। और रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन में हमेशा से स्कार्पमेंट होता है, मतलब खड़ा ढाल। कैसा होगा? खड़ा ढाल या स्कार्पमेंट होगा। ठीक है, यही एग्जाम्पल आपको भारत में वेस्टर्न घाट में मिलता है। वेस्टर्न घाट में कंडीशन क्या होती है? वेस्टर्न घाट में कंडीशन ये होती है कि पेनिनसुलर प्लेटू में ये अरेबियन सी का पार्ट है, ये अरब सी। अरब सी क्या होता है? सबमर्ज होता है, नीचे की तरफ चला गया, और जो वेस्टर्न घाट है वो ऊपर की तरफ रह गया। तो एकदम खड़ी दीवाल की तरीके से है, इसीलिए कहते हैं जो पेनिनसुलर इंडिया है वो क्या है? वो एक ब्लॉक माउंटेन की तरह काम करता है, या अग्र गंभीर है, या कह सकते हैं कि वो भ्रंश कगार है, टूट के अरब सागर नीचे और वेस्टर्न घाट ऊपर। तो रिफ्ट वैली पार्ट कैसे बनता है? दो क्रैक्स के बीच में से एक पार्ट जब नीचे चला जाता है उसे क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्ट वैलीज हैं, जैसे एक रिफ्ट वैली, कुछ एग्जाम्पल मैंने वहां बताए थे। यहां अफ्रीका की रिफ्ट वैली देखते हैं हम, अफ्रीका की रिफ्ट वैली कहां पे है? अफ्रीका की रिफ्ट वैली यहां पे जॉर्डन में डेड सी से शुरू होती है। यहां जॉर्डन में मृत सागर है, और मृत सागर से लेकर के ये लिम्पोपो और जाम्बेजी रिवर तक है। क्लियर? इसे कहते हैं ईस्टर्न रिफ्ट वैली। ईस्ट रिफ्ट और ईस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका की रिफ्ट वैली, ईस्टर्न अफ्रीका की रिफ्ट वैली है। दूसरी खास बात, यहां से एक पार्ट यहां तक जाता है, यह भी रिफ्ट वैली है। यह है वेस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट वैली। वेस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये क्या है? ये वेस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। तो ईस्ट रिफ्ट वैली और वेस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, दो रिफ्ट वैलीज हैं। कहां से शुरू हुआ है? यहां पे है डेड सी। डेड सी जॉर्डन में है और वहां से शुरू होता है। यहां पे दो रिवर मिलेंगी, एक मिलेगी आपको ऐसे लिम्पोपो, और दूसरी मिलेगी जाम्बेजी। ये लिम्पोपो और ये जाम्बेजी। लिम्पोपो दो बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को काटती है। तो एक और रिफ्ट वैली अफ्रीका की रिफ्ट वैली हो गई। इसके अलावा यूरोप में राइन रिफ्ट वैली। यूरोप में क्या है? ऐसी राइन नदी की रिफ्ट वैली। राइन नदी किसके बीच से जाती है? ये है राइन नदी। ठीक, राइन नदी के ईस्ट में, राइन नदी के ईस्ट में क्या है? ये ईस्टर्न पार्ट है, यहां पे है ब्लैक फॉरेस्ट। ये क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पे है? जर्मनी में है। और दूसरी तरफ कौन है? फ्रांस। फ्रांस में कौन है? फ्रांस में है वॉस जेज माउंटेन। तो वॉसजेज माउंटेन और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में राइन रिवर है, जो कहां? नॉर्दर्न सी में। यहां पे कौन है? यहां पे नॉर्दर्न सी है, उत्तरी सागर में जाकर मिल जाती है। और राइन के ही माउथ पे एक पोर्ट है जिसे रॉटरडम कहते हैं। राइन के ही माउथ पे एक पोर्ट है, इसे क्या कहते हैं? रॉटरडम, जो नीदरलैंड में है। जैसे कोलकाता हुगली नदी पे है, जुआरी नदी पे गोवा का मार्मागाओ है, वैसे ही राइन नदी पर कौन है? रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड का है। एक और खास बात याद रखिए कि राइन नदी दुनिया की सबसे व्यस्त, वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट वाटर वे है। क्लियर? चलिए अब आगे क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, हीरे का उत्पादन भारत भी देखेंगे, हम विश्व का भी देखेंगे, क्योंकि आंकड़े जब भी देखेंगे तो भारत और विश्व दोनों में। ठीक है, जब भी कभी हीरा आए तो ये ध्यान रखिएगा कि रशिया, चाहे रिजर्व या डिपॉजिट, रिजर्व कहें या निक्षेप कहें, फर्स्ट रशिया है। ठीक, प्रोडक्शन कहेंगे
प्रोडक्शन कहेंगे तब भी फर्स्ट रशिया है। तो कभी भी आए, चाहे उत्पादन आए और या किसी भी प्लेस पर डिपोजिशन किसका, हीरे का, तो नंबर 1 पर एक ही कंट्री है जिसका नाम है रशिया, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अच्छा, चेंज 2 में भी नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे रशिया है और नंबर 2 पे बोत्सवाना, सेम चीज, चाहे रिजर्व होगा और चाहे प्रोडक्शन, इसमें भी नंबर 3 है। और खास बात है कि तीसरा भी चेंज नहीं है, ठीक है। बोत्सवाना के बाद कॉन्गो नंबर 3 पे, कॉन्गो। तो ये फर्स्ट 3 चेंज हीरे के मामले में नहीं है। इंडिया में देखते हैं, इंडिया में जो ओनली प्रोड्यूसिंग, ध्यान रखिएगा मैं बार बार फिर लिख दे रहा हूं, ओनली प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है, एमपी। और एमपी में कौन सा प्लेस है, पन्ना। एमपी में पन्ना ही वो एक प्लेस है जहां पे प्रोडक्शन होता है, बाकी किसी प्लेस पे इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो अभी का कंडीशन है, जिसे हम गोलकुंडा कहते हैं, एक्चुअली वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, वो हैदराबाद में है, जो तेलंगाना वाला प्लेस है। तो वहां पे सबसे पहले या पुराने समय में हीरे निकलते थे, भारत के बड़े बड़े हीरे वहीं से निकले हुए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का ही कुर्नूल और अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से प्रोडक्शन होता है। हाल ही में पता लगा है कि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, जो टिन का भारत का ओनली प्रोड्यूसर प्लेस है, वहां भी हीरो का प्रोडक्शन का संभावना व्यक्त की गई है। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर और रायपुर के पास से भी हीरा का प्रोडक्शन होने की संभावनाएं है। क्लियर। और जब भी भारत पूछेगा तो आप लिखेंगे एमपी में केवल प्रोडक्शन होता है। विश्व पूछेगा तो अभी भी रशिया नंबर 1 पर, बोत्सवाना नंबर 2 पर और कॉन्गो नंबर 3 पर है, चाहे प्रोडक्शन की बात आएगी या फिर उत्पादन की बात और रिजर्व की बात आएगी। नंबर 4 के लिए चेंज हो जाता है। रिजर्व में बात करेंगे तो 4 पे आ जाता है साउथ अफ्रीका, और प्रोडक्शन पे बात करेंगे तो 4 पे कौन आएगा, यूएसए। बाकी 3 वैसे ही हैं, रशिया, नंबर 2 पे बोत्सवाना और नंबर 3 पे कॉन्गो। ये तीनों ही चेंज नहीं है, ठीक है। 4 पे आएंगे तो रिजर्व में होगा कौन, रिजर्व की जैसे बात करेंगे वहां पे कौन आ जाएगा, साउथ अफ्रीका। और जैसे ही हम प्रोडक्शन की बात करेंगे नंबर 4 पे यूएसए। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से किस फसल के अंतर्गत शुद्ध बोए गए कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक भाग आता है। देखिए ये पूरा डेटा है, सिंचाई का ये पूरा डेटा है, और इस डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम जरूर देखेंगे। चलिए, जैसे है गेहूं, चावल, तिलहन, गन्ना, एक एक करके देखेंगे कि किसकी सबसे ज्यादा प्रतिशत फसल जो है वो सिंचित है। क्लियर। व्हीट की यानी गेहूं की 94% से ज्यादा, एग्जैक्ट डेटा कहेंगे तो 94.2%, 94.2% डेटा जो एरिया है वो क्या है, वो सिंचित है यानी एरीगेटेड है। ठीक ऐसे ही दूसरा है शुगर केन। शुगर केन का 92% इसका भी एरिया क्या है, सॉरी 90.2%। शुगर केन में 90.2% एरिया कैसा है, एरीगेटेड है। तो दो सबसे बड़ी फसलें, एक गेहूं और दूसरा गन्ना, जो सिंचित है। चावल का 60% एरिया जो है वो सिंचित है। बाकी का जो राइस का प्लेस है वो क्या है, वो वर्षा के जल द्वारा आसानी से इरिगेटेड हो जाता है, जिसमें वेस्ट बंगाल एक बड़ा एरिया है। क्लियर। चलिए, फिर कॉटन का 33, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि कपास की बात आएगी तो कपास का 33.1% एरिया जो है वो सिंचित है। तो सबसे ज्यादा कौन सा सिंचित हुआ, गेहूं। अब आता है, कभी ये क्वेश्चन पूछे, ये तो पीवाईक्यू था, लेकिन कभी ये क्वेश्चन पूछे
कि इंडिया में खाद्यान्नों का कितना प्रतिशत भाग, खाद्यान्न, फूड एंड ग्रेन्स, खाद्यान्न की बात कहेगा तो 53.1% भाग। ठीक है। अगर पूछेगा तिलहन, ऑयल सीड्स, और पूछेगा मोटे अनाज, जिसे आजकल हम श्री अन्न भी कहते हैं, तो इनमें मोटे अनाज का लगभग 27% भाग क्या है, सिंचित है। सॉरी, मोटे अनाज का 17% भाग और तिलहन का 27, तिलहन का 27.5% भाग। मतलब ये देखिए यहां 53% है, तो ऐसा भी हो सकता है कि खाद्यान्नों का आधा भाग लगभग क्या है, सिंचित है। ऐसे स्टेटमेंट टाइम में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। फिर 17.35% किसमें है, ये मोटे अनाजों का सिंचित है, एरीगेटेड है। क्लियर। अब एक चीज, अब कुछ और बातें देख लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, सिंचाई, सिंचाई साधन यानी एरिगेशन की जो सिस्टम्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनमें सीक्वेंस, सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है, सीक्वेंस के बारे में पूछता है ना कि इंडिया में सिंचाई के सबसे बड़े साधन, सिंचाई साधन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसा पूछता है। तो इंडिया में जहां पे एरिगेशन की नीड है वहां एरिगेशन के कुछ कुछ रिसोर्सेज इजीली मिल जाते हैं, लेकिन सब जगह अलग अलग है। भारत में सिंचाई के साधनों का जो टाइप है वो अकॉर्डिंग टू द एरिया अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा सिंचाई किसके माध्यम से होती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो वो है नलकूप। ठीक, ट्यूबवेल। ठीक, दूसरा पूछेगा तो वो है नहर यानी कैनाल। दो बातें ध्यान रखिएगा कि नहर दूसरे साधन है, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो हार्ड कोर एंशियंट गोंडवाना रॉक का बना है, जहां नहरें बनाई नहीं जा सकती। ठीक है। फिर कुआं यानी वेल, और फिर तालाब, ये सीक्वेंस है। ठीक है। नलकूप, ट्यूबवेल, लगभग 45-45% एरिया नलकूपों से सिंचित है। नहरों से 27, नहरों से लगभग 27%, कुओं से लगभग 18.5%। एरिया क्या है, एरीगेटेड है। अब हमें एक चीज और देखना होगा कि इनमें सिंचाई के साधनों में एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा नलकूप किस एरिया में है, या कौन से राज्य में सबसे ज्यादा नलकूप से सिंचाई होती है, कौन से राज्यों में ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, सॉरी नलकूप ट्यूबवेल एक ही हो गया, कौन से राज्यों में वेल यानी कि कुओं से सिंचाई होती है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछता है, तो हमें पहले से ही पीवाईक्यूज को ऐसे ही एक्सप्लोर करके हमें पढ़ना है। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, अब आता है एक क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा सिंचाई वाले मामले में, तो कुआं, यहां पे कुआं है ना, कुआं से सिंचाई कहां होगी, मैं लिख दे रहा हूं। जब भी कभी आए सबसे ज्यादा कुआं सिंचाई, तो आप लगाएंगे एमपी। ठीक, कभी आएगा सबसे ज्यादा तालाब सिंचाई, सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई, तो आप क्या लगाएंगे, तमिलनाडु। और इसके बाद लगा आएगा तो आंध्र प्रदेश। फिर कभी पूछेगा कि ट्यूबवेल, ट्यूबवेल, तो ट्यूबवेल जेन्युइनली यूपी में सबसे ज्यादा सिंचाई का बड़ा साधन कौन है, ट्यूबवेल है, नलकूप यूपी। ये मैच करने के लिए आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है, एरीगेशन एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज, स्टेट एरिया और स्टेट एरिया का प्रतिशत, यानी किसी स्टेट के कितने एरिया में, तो एरिया वाइज सीक्वेंस
कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा एरिया में इरिगेशन होता है, एक स्टेटमेंट ये पूछेगा। दूसरा पूछता है किस स्टेट के एग्रीकल्चरल लैंड का सबसे ज्यादा परसेंटेज इरिगेटेड है। अभी तो क्वेश्चन पूछता है, तो जब भी स्टेट एरिया का परसेंटेज पूछेगा तो नंबर 1 पर है पंजाब। पंजाब का ऑलमोस्ट 99% एरिया क्या है, एग्रीकल्चर लैंड का इरिगेटेड है। नंबर 2 पे यही चीज हरियाणा के साथ है कि हरियाणा का लगभग पूरा पूरा भाग क्या है, इरिगेटेड है, तो कोई चेंज इसमें नहीं होगा। फिर अगर क्वेश्चन पूछेगा नंबर 3 पे, कौन पूछेगा, नंबर 3 पे यूपी है और नंबर 4 पे है वेस्ट बंगाल। ये कब है, ये एरिया वाइज है, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज। और जब भी एरिया पूछेगा तो जो बड़े स्टेट्स हैं उन्हीं का एरिया क्या होगा, उन्हीं का सबसे ज्यादा होगा। तो बड़े स्टेट का एरिया ज्यादा, बड़ा स्टेट है कौन, अगर एरिया पूछेगा तो यूपी, यूपी तो है सबसे ज्यादा। तो एरिया वाइज पूछेगा तो यूपी, नंबर 1 यूपी, नंबर 2 एमपी, नंबर 3 राजस्थान और नंबर 4 पे गुजरात। अब एक चीज और, साउथ इंडिया में तालाब बड़ा साधन है, स्पेशली तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में। क्यों, क्योंकि वहां नहरें बनाना आसान काम नहीं है। इसका रीजन क्या है, नहरें नहीं बना सकते। और रीजन क्या है कि नहरें या नलकूप क्यों नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि वहां पे प्राचीन चट्टानें हैं, ऊंचा नीचा धरातल है, तो नहरें आसानी से नहीं बनाई जा सकती। अगर मान लिया धरातल सपाट होता तो वहां पे हम ट्यूब्स पाइप्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे प्लेट्यू एरिया है, अनइवन धरातल है, तो वहां हमें किस पे रिलाई होना होगा, हम डिपेंड होंगे वहां पर प्राकृतिक यानी नेचुरल टैंक्स पर, प्राकृतिक तालाबों पर। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 ईस्वी की पहली सूती कारखाना कहां पे था। देखिए, पहला सूती कारखाना पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लोस्टर में लगाया गया था, लेकिन ये क्या था, ये सफल नहीं था। ये क्या था, सफल नहीं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग जो है वो सबसे बड़ा उद्योग है रोजगार के मामले में, कृषि के बाद। सूती वस्त्र उद्योग भारत में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री भी है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग भी है। सूती वस्त्र उद्योग कृषि के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी देता है। सूती वस्त्र उद्योग जब 1818 में लगा पश्चिम बंगाल फोर्ट ग्लोस्टर में, तो सफल नहीं था सॉरी, लेकिन उसके बाद 1854 में काबस जी डाबर, कौन लगाया, काबस जी डाबर ने बॉम्बे वीविंग एंड स्पिनिंग कंपनी नाम से लगाया, और वो कहां लगाया, वो मुंबई में लगाया। ये सफल होता है, उसके बाद भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत सूती वस्त्रों के माध्यम से हो जाती है। इसी समय ब्रिटिश काल में लोहे इस्पात उद्योग भी लग रहा था, और इसी काल में दूसरे इंडस्ट्रीज भी लगाई जा रही थी, चाहे वो ऊनी वस्त्र वो भी लगाया जा रहा था। अब खास बात देखिए कि सूती वस्त्र उद्योग भारत में लगाया गया है किन एरिया में, जहां पर ब्लैक सॉइल है। महाराष्ट्र, गुजरात सबसे ज्यादा, तमिलनाडु का एरिया सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज वाले हैं सूती वस्त्र के लिए। सूती वस्त्र उद्योग को ज्यादा एडवांटेज तब मिला जब भारत में स्वदेशी आंदोलन रन हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध आया और जापान के मार्केट कमजोर पड़ गए, यानी जापान का जो प्रोड्यूसिंग मार्केट था वो कमजोर हो गया। ये 3 ऐसे बड़े रीजन थे कि भारत का सूती वस्त्र उद्योग स्वतंत्रता के पहले बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत और पाकिस्तान 2 प्लेस हो गए, 2 अलग अलग कंट्रीज हो गई, तो पाकिस्तान में 40% लंबे रेशे की कपास वाला एरिया चला गया। लंबे रेशे की कपास वाला 40% एरिया चला गया, और मिल भी चली गई। ऑल दो कि भारत में मिलों की संख्या ज्यादा थी, यानी 40% एरिया और लगभग 14 कारखाने पाकिस्तान में चले गए, 60% एरिया और 380 कारखाने भारत में सूती वस्त्र उद्योग के रह गए। इसे सूती वस्त्र उद्योग ने ग्रो किया, और आज भारत दुनिया के
लीडिंग कपड़ा निर्यातकों में है, सबसे बड़ा तो नहीं है लेकिन लीडिंग कपड़ा निर्यातकों में है और उसे बांग्लादेश से कड़ी टक्कर मिल रही है। ठीक है, इंडिया में सूती वस्त्र उद्योग के सबसे ज्यादा कारखाने, मैं यहां लिख दूंगा, सूती वस्त्र के सर्वाधिक कारखाने, नंबर 1 है महाराष्ट्र, नंबर 2 है गुजरात। नंबर 1 है महाराष्ट्र, नंबर 2 है गुजरात, नंबर 3 कहां पे है? तमिलनाडु। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई, इसे कहते हैं भारत का कॉटनोपोलिस। क्या कहते हैं? भारत का कॉटनोपोलिस। फिर गुजरात आता है, गुजरात में लीडिंग प्लेस कौन है? अहमदाबाद। अहमदाबाद की खास बात क्या है? इसे पूर्व का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। दो बातें, भारत का मैनचेस्टर और क्या कहते हैं इसे? पूर्व का बोस्टन। मैनचेस्टर इंग्लैंड में है और दुनिया के लीडिंग कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया में गिना जाता था, अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसे भारत का कहते हैं। ऐसे ही तमिलनाडु में लीडिंग प्लेस कौन है? कोयंबटूर। कौन लीडिंग प्लेस है? कोयंबटूर। और कोयंबटूर को क्या कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। कानपुर को नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहते हैं। एक और खास बात, इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल का स्टैब्लिशमेंट हुआ है, कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज जो डेवलप हुए हैं, उनमें दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला, महाराष्ट्र और गुजरात में मिलने वाली ब्लैक साइल जिसपे कॉटन प्रोड्यूस होता है, इसलिए। दूसरा खास बात है कि आसपास बड़े बाजार हैं और वहां कॉटन मिल लगाई गई। तीसरी खास बात, आसपास की जो बंदरगाह हैं वहां मशीनों का आना और तैयार सामान का जाना बहुत आसानी से हो जाता है, इसीलिए महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में कॉटन टेक्सटाइल ज्यादा ग्रो किया। नेक्स्ट, कोंकण रेलवे किन स्थानों को जोड़ता है? भारत में एक मैप बनाते हैं हम, भारत क्या क्या बनाते हैं? साउथ इंडिया का बनाते हैं एक मैप, और साउथ इंडिया के इस मैप में यहां पे है मुंबई के पास रोहा, और यहां से कर्नाटका में है मैंगलोर। इसी को ये जो प्लेस है ये है कोंकण रेलवे। क्या है? कोंकण रेलवे। खास बात क्या है कि ये सह्याद्री के साथ है, सह्याद्री कहें या वेस्टर्न घाट कहें, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये थोड़ा सा मिस हो गया है, ये दूसरे क्वेश्चन का पीपीटी लग गया यहां पे। तो रोहा से मैंगलोर तक, कहां पे है? रोहा से मैंगलोर तक, ये काट दीजिएगा यहां पे, रोहा से मैंगलोर तक है। क्लियर? अब कहिए कुछ की स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, कुछ की स्पेसिफिकेशन देखते हैं। क्या? कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे, गोवा से कर्नाटका का जो कोस्ट है उसे कोंकण कोस्ट कहते भी हैं, ठीक है। कोंकण रेलवे के बारे में स्पेसिफिकेशन यह है कि ये ब्रिजेस, टनल्स का ज्यादा
रूट लेती है, यानी ब्रिजेस यानी बड़े बड़े और छोटे पुलों और सुरंगों की संख्या इसमें बहुत ज्यादा है। क्लियर? देखते हैं पहले तो 1990 से लेकर के 1990 से बनना शुरू होती है और 1990 से शुरू होती है और 1998 तक ये बनती है। इतना समय लगता है। फिर खास बात यह है कि बड़े पुल और छोटे पुल, छोटे पुलों की संख्या 1800 से अधिक है। छोटे पुल कितने हैं? 1819। बड़े पुलों की जो संख्या है वो है 179। बिगेस्ट पुल जो है, बिगेस्ट ब्रिज जो है उसका नाम है वो शरावती नदी पर है, सबसे बड़ा बिगेस्ट पुल 2065 है मीटर और ये कहां पे है? शरावती नदी पर है। फिर सुरंग में आते हैं। 700 किलोमीटर का ये कोंकण रेलवे, 760 किलोमीटर का ये कोंकण रेलवे छोटी बड़ी सुरंगों से होकर गुजरता है। एक सुरंग जो रत्नागिरी के पास है वो 6.5 किलोमीटर की है, यानी 6.5 किलोमीटर। कारबुडे सुरंग, सुरंग सबसे बड़ी क्या है? कारबुडे सुरंग है और ये कहां पर है? ये रत्नागिरी के पास है। यहां मैप में यहीं पे है रत्नागिरी और यहीं पे है कारबुडे सुरंग। सिक्स 6.5 किलोमीटर और कहां पर है? रत्नागिरी के पास है। कहां पर है? रत्नागिरी, याद रखिएगा। सुरंगों की जो कुल लेंथ है वो भी देख लेते हैं, वो 84 किलोमीटर है। 92 टनल्स, टोटल 92 टनल्स और 84 किलोमीटर, यानी आप 84 किलोमीटर सिर्फ सुरंगों से यात्रा करेंगे। तो कोंकण रेलवे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट रूट्स में से एक है। आपके लिए टूरिज्म का इससे अच्छा सफर कहीं नहीं। क्लियर? चलिए ये देखिए एक, चलिए क्वेश्चन आया है सुनामी से। सुनामी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में 2004 को सुनामी से निम्न में से कौन सा स्थान सर्वाधिक प्रभावित था? क्लियर? चलिए अब आते हैं यहां पे, ये नागपट्टनम द्वीप है। चलिए ये तो हमने क्लियर कर दिया, यहीं से आंसर कर दिया कि नागपट्टनम द्वीप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अफेक्टेड था। 2004 की जो सुनामी थी वो कहां आई थी, कैसे आई थी? एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये है इंडिया और ये यहां पे है जावा, सुमात्रा और दूसरे आइलैंड। जो प्लेस था वो ये प्लेस था जहां पे अर्थक्वेक आया था। ठीक? और ऐसा कहा जाता है कि 9.1 से 9.2 मैग्नीट्यूड का क्या था? अर्थक्वेक, यानी 9.1 से 9.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। कहां पे आया? यहां पे। जो ये प्लेस क्या है? इस प्लेस को कहते हैं सुमात्रा। तो बेसिकली ये इंडो सुमात्रा प्लेस पे था। कॉजेज क्या थे?
कारण क्या था? कारण था कि भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे खिसकी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे खिसकी, जिससे 26 दिसंबर 2004 को 10 मिनट तक, कब आया ये? 26 दिसंबर 2004 को एक भयंकर सुनामी आई, जिसने 2,27,000 लोगों के आसपास की जाने ली, और ये 14 देशों में हुआ। कहां पे हुआ? 14 देशों में। कारण क्या था कि भारत की सुनामी, भारत का जो प्लेट है वो कहां पे स्लाइड किया? इंडियन प्लेट जो है वो स्लाइड किया बर्मा प्लेट के नीचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। एक चीज और कि ये जो स्लाइड हुई थी और इससे जो सुनामी आई थी वो लगभग 30 मीटर हाइट की थी। सुनामी वेव्स 30 मीटर हाइट की थी। सुनामी तभी आता है जब सागरों में तेज भूकंप आते हैं। इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग, यानी जो जापान के पास का भाग है, ये दुनिया के सबसे ज्यादा सुनामी प्रॉन रीजन्स हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा सुनामी प्रॉन रीजन्स हैं। ठीक है, तो ये रीजन था। और ये जो नागपट्टनम है ना, ये ऐसा तमिलनाडु के तट के पास इसका इफेक्ट होता है, सॉरी ये स्टैब्लिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केरल में कौन सा खनिज बहुतायत पाया जाता है? तो केरल में जो मोनोजाइट सैंड है, एक फिगर बनाते हैं, ये है केरल, यहां पे है केरल। केरल में मिलता है मोनोजाइट सैंड, और इसी मोनोजाइट सैंड से मिलता है थोरियम। क्या मिलता है? थोरियम। और थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव खनिज मिलने की वजह से केरल भारत का सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव इफेक्टेड स्टेट, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन वाला स्टेट है। केरल में सर्वाधिक रेडियो एक्टिव प्रदूषण। क्यों रेडियो एक्टिव पोल्यूशन सबसे ज्यादा है? क्योंकि यहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट भारत में सबसे ज्यादा मिलते हैं। ठीक, टिन जो ऑलमोस्ट मिलता है, लगभग संपूर्ण उत्पादन वो कहां से होता है? वो बस्तर डिस्ट्रिक्ट से होता है। कहां से होता है? बस्तर डिस्ट्रिक्ट। और बस्तर कहां पे है? बस्तर है छत्तीसगढ़ में। बस्तर कहां है? छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बस्तर कहां है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, अब इसी में आता है मैंगनीज और अभ्रक। यहां माइका होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए? माइका। अभ्रक जो सबसे ज्यादा मिलता है, अभ्रक में बिहार और झारखंड में एक बेल्ट है। ठीक है, वो है गया, मुंगेर और हजारीबाग। गया, मुंगेर और हजारीबाग ये भारत की सबसे बड़ी बेल्ट है। किसकी? माइका की, अभ्रक की। दूसरी खास बात कि झारखंड में एक जिला है कोडरमा, बहुत फेमस है। कभी एग्जैक्ट वर्ड से क्वेश्चन आया कि भैया कोडरमा किस लिए फेमस है,
तो आप बिना झिझके कहेंगे किसके लिए फेमस है? ये फेमस है किसके लिए? ये फेमस है अभ्रक के लिए। और कोडरमा को कैपिटल ऑफ माइका भी कहते हैं, कैपिटल ऑफ माइका, यानी अभ्रक की राजधानी भी कहते हैं। सबसे ज्यादा माइका प्रोड्यूसिंग या रिजर्व स्टेट जो है वो आंध्र प्रदेश है। कभी भी ये क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा डिपॉजिट कहां है, तो आंध्र प्रदेश, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां है, तो आंध्र प्रदेश। प्रोडक्शन में दो स्टेट टॉप पे हैं, नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश और नंबर 2 पे है राजस्थान। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर और खम्मम। आंध्र प्रदेश में कौन? नेल्लौर और खम्बम। मैं लिख दे रहा हूं, अभ्रक, अभ्रक पे कौन है? अभ्रक में रिजर्व या जिसे हम डिपॉजिट करते हैं, रिजर्व में नंबर 1 पर कौन है? आंध्र प्रदेश। एक पे हमेशा रिजर्व में आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछता है रिजर्व में कौन है। नंबर 2 पे कौन है? राजस्थान। और नंबर 3 पे कौन है? ओडिशा। इतना सीक्वेंस याद रखेंगे, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है। अब अभ्रक में डिपॉजिट, डिपॉजिट यानी निक्षेप में कौन है? सॉरी, निक्षेप तो हो गया, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में याद रखिएगा कि नंबर 1 और नंबर 2 पे वही है जो इसमें है, प्रोड्यूसर में है, रिजर्व में है। मतलब कौन? नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश, और नंबर 2 पे कौन है? राजस्थान। ये दो याद रखिएगा जरूर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लौह या आयरन ओर का, आयरन ओर, दो स्टेट बातें याद रखिएगा कि आपसे वो आयरन ओर पूछ रहा है या आपसे वो आयरन एंड स्टील पूछ रहा है, ठीक है। आयरन ओर या आयरन एंड स्टील। तो पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर देख लेते हैं, फिर आयरन एंड ओर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेंगे। क्लियर? इन सब में विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड? अभी कंडीशन दूसरी है, लेकिन जब का ये क्वेश्चन है तब की कंडीशन दूसरी थी, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आयरन ओर में मैं अभी इसमें कोई टिक नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको एक क्लियर कट चार्ट बना के दे दूंगा। तो यहां पे लिख देता हूं रिजर्व यानी आयरन ओर का निक्षेपक, और यहां लिख देता हूं प्रोडक्शन यानी उत्पादन। क्लियर? नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया, चाहे उत्पादन देख लेंगे या रिजर्व देख लेंगे, ध्यान रखिएगा कोई चेंज नहीं है, ठीक है। चाहे उत्पादन और चाहे रिजर्व, नंबर 1 पर यहां भी लिख दिया और नंबर 1 पर यहां भी लिख दिया। दूसरे में भी कोई चेंज नहीं है, यहां पे लिखा ब्राजील और यहां पे भी क्या लिखा? ब्राजील। दोनों जगह मैंने ब्राजील लिखा, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन अब नंबर 3 से चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहां पे उत्पादक जो है वो चीन है और डिपॉजिट जो है वो रूस के पास है। तो रिजर्व में नंबर 3 पे आएगा रशिया, और नंबर 3 पे उत्पादक में कौन आएगा? चाइना। इतना याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, दुनिया का सबसे बड़ा डिपॉजिट भी करता है, ठीक है। चलिए, लेकिन एक्सपोर्टर में नंबर 1 पर चीन है, लीडिंग एक्सपोर्टर, सबसे ज्यादा निर्यातक देश चीन।
उत्पादक नहीं है, उत्पादन और भंडारण में नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जब निर्यात करने की बात आएगी तो वहां चीन होगा, लेकिन जब आयात करने की बात आएगी सबसे बड़ा आयरन ओर का आयातक तो वो यूएसए होगा। क्लियर? कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भैया भारत में क्या कंडीशन है, तो भारत में भी सेम विश्व वाली ही कंडीशन है कि चाहे प्रोड्यूसर पूछे या यानी उत्पादक या डिपॉजिट या रिजर्व पूछे, दोनों में ही नंबर 1 पर कौन है? ओडिशा है। दोनों में ही नंबर 1 पे कौन है? ओडिशा। ऑस्ट्रेलिया के तरीके से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक चीज और, आयरन एंड ओर, आयरन ओर जो है वो क्या तरह का दिख रहा है? बेसिकली मेन 3 है, लेकिन हम यहां चारों प्रकार देखेंगे। ठीक, कौन कौन? मैग्नेटाइट, बेस्ट टाइप होता है, फिर हेमेटाइट सेकेंड बेस्ट होता है, ठीक, फिर लिमोनाइट, और फिर सीडेराइट। ये 4 तरह का आयरन एंड ओर प्रोड्यूसिंग मामला है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक, अब खास बात देखिए, सीडेराइट जो है ना, ये कार्बोनेट, ये क्या है? सभी में ये एकमात्र है जो कार्बोनेट है, बाकी कोई भी कार्बोनेट नहीं है। जैसे इसका फॉर्मूला है Fe2CO3, ये इसका फॉर्मूला है, तो ये क्या है? कार्बोनेट है ना। टू नहीं है, Fe3CO3, ये क्या है? कार्बोनेट है। ठीक है, फिर जब लिमोनाइट में आएंगे तो फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है, 2Fe2O3, 2Fe2O3 और 3H2O। ठीक है, क्या है? 3H2O। अब खास बात देखिए, ये दोनों जो है ना, ये क्या, ये अवसादी चट्टानों से मिलता है। चाहे लिमोनाइट हो या सीडेराइट हो, किससे मिलेगा? अवसादी चट्टान से। लेकिन हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो मिलेंगे वो बेसिकली किससे मिलेंगे? आग्नेय चट्टान से। 72% बेस्ट टाइप जो होता है वो मैग्नेटाइट, मैग्नेटिज्म की बात कर रहा है ना, लोहे की खास बात क्या है? मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटाइट बेस्ट टाइप का होता है। ठीक है, 72%। 60 से 70% जो होता है वो हेमेटाइट, धातु की मात्रा 60 से 70%। और जो लिमोनाइट और सीडेराइट ये सब कम, 40 से 45% है लिमोनाइट में, और उससे कम घटिया किस्म का सीडेराइट। क्लियर है? तो धातु के लिए हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ही बेस्ट टाइप का आयरन ओर होता है। खास बात देखिए कि इंडिया का मोस्ट ऑफ द, भारत का अधिकतर जो मैग्नेटाइट लोहा है वो साउथ इंडिया में मिलता है, और जो हेमेटाइट है वो ईस्टर्न इंडिया में मिलता है, यानी पूर्वी भारत में। ठीक है, चलिए, तो 92% जो है वो कहां मिलेगा? वो साउथ इंडिया में मिलेगा। और साउथ इंडिया जब हम बात करेंगे तब हम क्या कहेंगे? तब हम सबसे पहला नाम लेंगे कर्नाटक। कौन नाम लेंगे? कर्नाटक। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट कहां मिलता है? कर्नाटक में मिलता है। ठीक है, सबसे बेहतरीन टाइप का लोहा। ठीक, कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश, और फिर तमिलनाडु। सेकेंड बेस्ट टाइप जो होता है वो है हेमेटाइट, और ये मिलता है जो सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट है, जिसमें ओडिशा सबसे लीडिंग है, ओडिशा, झारखंड, एमपी और वेस्ट बंगाल वाला इलाका। ठीक है, और छत्तीसगढ़, इसमें ओडिशा,
छत्तीसगढ़, और वेस्ट बंगाल। ये जो पार्ट है ना, ये लीडिंग पार्ट है। इसमें थोड़ा सा पार्ट झारखंड का भी है, ऐसा नहीं कि झारखंड को छोड़ देंगे हम। ये प्लेसेस में हेमेटाइट इंडिया का बेस्ट मिलता है। क्लियर? ये याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य काजू का प्रमुख उत्पादक है? भारत में महाराष्ट्र काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखिएगा। इस टाइम काजू में लीडिंग महाराष्ट्र है, मिस मत कीजिएगा। अक्सर क्या होता है कि हम मिस कर देते हैं। तो काजू का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? महाराष्ट्र। प्रोडक्शन से देखिए, क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं। जब नहीं तब आपसे क्या किया था, प्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछने लगते हैं। कितने सारे प्रोडक्शन से क्वेश्चन है। तो काजू का सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है? सबसे बड़ा प्रोडक्शन वो है महाराष्ट्र, ठीक है। और विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है आइवरी कोस्ट। काजू का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला कौन है? आइवरी कोस्ट। दूसरा कौन है? भारत। और भारत में सबसे बड़ा उत्पादक कौन करता है उत्पादन? वो है महाराष्ट्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट, चेरनोबिल परमाणु आपदा दुनिया के ह्यूमन इंड्यूस्ड यानी मानवों द्वारा सबसे बड़ी जो घटनाएं हुई हैं, उनमें चेरनोबिल घटना सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। जिसमें हुआ क्या? इसमें ये यूक्रेन में हुआ। और इससे हुआ क्या? इससे न्यूक्लियर यानी जो नाभिकीय ऊर्जा का संयंत्र था ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इससे क्या हुआ? इसमें से रिसाव हो गया। इसमें क्या हुआ? रिसाव हुआ। और ये हुआ कब? ये 26 अप्रैल को हुआ था, 1986। 26 अप्रैल 1986। 1983 में भोपाल गैस ट्रेजेडी भी हुई थी, 2 और 3 दिसंबर को, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट या मिक गैस का रिसाव हो गया। आज के 10 क्वेश्चन यहां खत्म होते हैं। और जितने भी क्वेश्चन, जितना भी उसका एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक एक्सप्लेनेशन को देखिए बहुत ध्यान से और इसका शॉर्ट नोट बना के याद कीजिए। एग्जामिनेशन में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आज की इस 10 क्वेश्चन की क्लास में इतना ही। इसके अलावा इकोलॉजी एनवायरनमेंट की भी क्लास आप लोग देखा कीजिए, वो कम इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपी स्पेशल की भी क्लासेस आपको अब मिलेंगी। गुड बाय।